नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी, जिनसे न सिर्फ मध्य प्रदेश की बातें होंगी, मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति की करवट जा रही है अभी, जबकि कुछ महीनों का फासला है चुनाव होने में, बल्कि देश भर में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उन सब पर हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बाबाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। एक साल पहले उत्तर प्रदेश में एक बाबा को मुख्यमंत्री बनाया गया, वहाँ का हश्र देखा जा रहा है। और देश के अन्य जगहों पर भी तमाम ऐसे भाजपा नेताओं को अलग अलग मामले में जो फंस रहे हैं उन्हें बचाया जा रहा है। इन सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए मध्य प्रदेश में जिस तरह से राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है वो किस चीज़ को है, भ्रष्टाचार से बचने के लिए या हिंदुत्व की राजनीति के लिए? देखिए, एक चीज़ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग के नौजवानों को बाबा बनाना चाहती है कि वो अपने काम छोड़ के बाबा बन जाए। और जितने बाबा है उनको किसी को मंत्री बनाना चाहती है, किसी को व्यापारी बनाना चाहती है। बाबाओं की सरकार चला रहे हैं। और जिन बाबाओं को मध्य प्रदेश के अंदर राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, ये वो बाबा हैं जो कुछ दिन पहले घोषणा करते हैं कि जो नर्मदा नदी में घोटाला हुआ है, नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पे घोटाला हुआ, करीब 1500-2000 करोड़ का जो घोटाला मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, जिसमें 6 करोड़ पौधे लगाने की, जिस बात को हम पहले से कह रहे थे। और उस बात को बचाने के लिए जब बाबाओं ने घोषणा करी कि 1 तारीख से हम वहाँ पे यात्रा निकालेंगे, इसके घोटाले के खिलाफ यात्रा निकालेंगे, तो उनको 31 तारीख को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और एक बाबाओं को लालच दे के रोका जाता है कि आप कैसे हमारे इस घोटाले को उजागर ना करिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है, पर कांग्रेस की बात को ना मानते हुए कि कांग्रेस की आदत है कहना, जब बाबाओं ने भी कहना चालू करा और जब इमेज खराब होने लगी तो उन्होंने उस बात को बचाने के लिए यहाँ पे ये दिया। आप जैसा आरोप लगा रहे हैं, अगर ये सही है तो रिश्वत हमेशा रकम के रूप में, पैसे के रूप में नहीं होती। अगर किसी को चुप कराने के लिए किसी पद का भी प्रलोभन दिया जा रहा है तो वो रिश्वत ही है। तो क्या कांग्रेस इस बात को मानती है कि शिवराज चौहान रिश्वत देकर कुछ लोगों को राज्य मंत्री बनाए? स्पष्ट रूप से रिश्वत देने का काम किया, हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस देने का काम किया है। क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जितनी नाराजगी होगी, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात झूठ बोलते हैं पार्टी के लिए, कोई प्रवक्ता होगा, कोई हर बात पे झूठ बोलते हैं, जो काले कारनामे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री करते हैं, उसको रोकने के लिए कई कार्यकर्ता, पर उन लोगों को तो मंत्री पद का दर्जा दिया नहीं गया। और मंत्री पद का दर्जा दिया गया ऐसे व्यक्तियों का जिनका ना राजनीति से कोई लेना देना है, ना स्थितियों से कोई लेना देना है। क्या इस प्रदेश के नौजवानों के रोजगार की स्थिति को खत्म करना चाहते हैं, किसानों के फसलों के दाम की स्थिति, हर चीज का जो रुपया उपयोग करके जो मां नर्मदा में सेवा यात्रा नहीं थी, वो खनन के अवैध खड्डे खोद रोकने के मतलब ढूंढने की एक यात्रा थी, उस यात्रा में जो घोटाला किया वो उजागर होने से कैसे बचे, इसके लिए एक कहीं ना कहीं एक रिश्वत टाइप कह लो, कहीं ना कहीं किसी भी चीज को कह लो, स्पष्ट रूप से ये लालच दिया गया है। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति पे अभी हम बात करते हैं, उससे पहले एक ज़रूरी बात ये भी है कि पिछले 3-4 दिनों से जो सबसे ज़्यादा मुद्दा यूपी में उन्नाव में जिस तरह से भाजपा के एक विधायक पर आरोप लगा है, उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरी तरफ जम्मू का मामला जनवरी का है, लेकिन अभी जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद वो मामला इसलिए भी गरमाया क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट में उसे डिस्क्राइब किया गया, उस घटना के बारे में बताया गया है, वो बेहद ही शर्मनाक रहा है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें बचाने में लगी रही। ये वही सरकार है, ये वही लोग हैं जो एक दिल्ली में एक रेप कांड होता है, पूरे हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे आ जाती है, जिन्हें भड़काने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बार बार नारा देते हैं बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ ये नारा है या चेतावनी? आज जनता को ये लगने लग गया है कि इन्होंने ये बेटी बचाओ का नारा नहीं दिया था, ये चेतावनी दी थी कि आपकी अगर बच्चियां हैं तो उन्हें बचाने का काम करो, नहीं तो कि बीजेपी के दरिंदे इस प्रकार की दरिंदी कर, क्या बीजेपी के दरिंदों के लिए बचाने का काम करें? जिस प्रकार की घटना उन्नाव की है, एक बलात्कार पीड़िता को, और जब उसके पिताजी न्याय मांगने जाते तो उनकी हत्या कर दी जाती है। एक बाप भी कहता है कि बेटी को बचाओ और बेटी कहती है मेरे बाप को बचाओ, जिस स्थिति में, और जो जम्मू कश्मीर की घटना है और जिस प्रकार की घटनाएं सामने निकल के आती, 8 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस प्रकार का घिनौना कृत्य किया जाता है, जानवरों की तरह कृत्य किया जाता है, ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। रोज बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, इनको फांसी के प्रावधान करे जा रहे हैं, और जब इनके विधायक बलात्कार कांड में फंसते हैं तो उनको बचाने की कोशिश करी जाती है। आज एक विधायक का मैं वो बयान देख रहा था, शर्मनाक बयान, कि 3 बच्चों की मां का बलात्कार कौन
शासन करता है। स्पष्ट रूप से जिसने बलात्कार करा है, पीड़िता न्याय मांग रही है और न्याय देने में सरकार इन लोगों को बचाने का काम कर रही है। क्योंकि जब योगी खुद अपने ऊपर जो केसेस लगे थे उन्हें हटाने का काम सरकार ने करा, खुद ही जज बन बैठे और खुद ही ने उनके ऊपर जो केस संगीन केस लगे हुए थे उन्हें हटाने का काम करा। मुख्यमंत्री का काम जनता को राहत देने का है, ना कि जनता को। और गुंडा राज की श्रेणी में यूपी आ चुका है और लगातार रोज की जो घटनाएं हो चुकी है कि बीजेपी रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। उन्नाव का मामला जब जोर पकड़ा तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तुरंत योगी सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन जम्मू में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिला कि 2 दिन लग गए इस पर प्रतिक्रिया देने में? क्या कांग्रेस भी वहां सोच सोच के कदम बढ़ा रही है? कोई सोच के नहीं, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया दी कि जिस प्रकार का कृत्य है, ऐसे घिनौने कृत्य के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन सब मिलके साक्ष्य मिटाने की कोशिश, जिस प्रकार की बर्बरता करने की कोशिश, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मांग है हमारी स्पष्ट रूप से, अगर बच्ची के साथ कोई इस प्रकार का कांड होता है तो उसके ऊपर फांसी की सजा होना चाहिए। तो कोई स्थानीय नेता अगर वहां खड़ा भी होते हैं तो कांग्रेस पार्टी उस चीज के साथ नहीं खड़ी होती? कहाँ नहीं खड़ी? कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे साथ में खड़ी। जनता के ऊपर जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी एक सुनहरे भारत को बनाने की कोशिश में लगी। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान को मानते हुए इस देश के संविधान के ऊपर स्पष्ट रूप से चल रही है। बीजेपी जहाँ शासन में आती, जम्मू कश्मीर में किन मुद्दों को लेकर आप सरकार में आए थे और आज किन परिस्थितियों में आप सरकार क्या कर रहे हो, लोगों के बीच में कैसे खाई रोज के मुद्दे जिस प्रकार से देश में कर दिए हैं। देश में मुद्दे ये चाहते हैं कि लोग हिंदू मुसलमान पे चल रहे हैं। देश के मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं है, देश के मुद्दे हैं लोगों को रोजगार कैसे मिले, बेरोजगार नौजवान को। ये चाहते हैं कि लोग कब्रिस्तान और शमशान पे चर्चा। कब्रिस्तान और शमशान इस देश के मुद्दे नहीं है। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे, कैसे इन चीजों से ध्यान भटकाया जाए और लोगों को कैसे घृणा के रास्ते पे कि किस प्रकार का कृत्य एक बच्ची के साथ इसलिए करा जाता है ताकि लोगों में भावनाएं भड़का दी जाए। भावना भड़काने के लिए पिशाचों जैसा काम, राक्षसों जैसा काम ये सरकार के लोग कर रहे हैं और बीजेपी इसमें पूरी तरीके से मिली है। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं और शिवराज चौहान के कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है। दोनों लोग के 4 साल और 14 साल के कार्यकाल का एक मोटे तौर पर आकलन कैसे करें? देखिए, मध्य प्रदेश में कहूँगा तो शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बेरोजगारों का प्रदेश, कर्जदार प्रदेश और मध्य प्रदेश में भविष्य की संभावनाएं कैसे खत्म होती जाए और कैसे लुटता किसान, लुटता नौजवान, पिटता नौजवान और पिटता किसान की नीति, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार, कुपोषण में नंबर 1, ये मध्य प्रदेश की पहचान हो चुकी है कि लुटता किसान, पिटता किसान, लुटता नौजवान, लुटता किसान और हर व्यक्ति लुटे, इसकी पहचान ही हो चुकी। और देश के अंदर 4 साल में सिर्फ झूठ बोलो और शासन करो। एक पिक्चर का एक वो डायलॉग मुझे याद आता है कि वचन ही मेरा शासन है। और देश की सरकार का जो दिखता है मोदी जी का कि भाषण ही मेरा शासन है, कि हर चीज़ बात करेंगे, कभी मन की बात करेंगे, कोई दिल की बात करेंगे, पर काम की बात कभी नहीं करेंगे, झूठ बात करेंगे। आज उपवास कर रहे हैं, क्या उपवास कर रहे हैं कि उपहास उड़ा रहे हैं जनता का? आप जनता का उपहास उड़ा रहे हो। आपको क्या बेरोजगारी के ऊपर, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर उपवास के ऊपर बैठो। उपवास पे बैठना है तो बेरोजगार नौजवानों के लिए बैठो, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे इसके खिलाफ उपवास पे बैठो। जनता उपवास, एक सरकार उड़ा रही है जो उपवास कर रही है जिसकी 282 से ऊपर सीटें आई है, जो फुल मेजोरिटी की सरकार में, चाहे देश में हो, सारे प्रदेशों में है, और आप लोग उपवास करने का नाटक करो। चोरी और सीना जोरी की घटना ये लोग कर रहे हैं। आप लोगों का मानना है कि ये उपवास जनता का उपहास करने के बराबर है? अच्छा, एक चीज और, जैसे कह रहे हैं कि नाराजगी है मध्य प्रदेश में, लगभग हर वर्ग के लोग सीएम शिवराज से नाराज हैं। गुजरात में पिछले साल इसी तरह देखा गया, लगभग पूरा गुजरात भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग नीतियों से नाराज था, अलग अलग समाज के लोग सड़कों पर थे। इस नाराजगी के बावजूद फिर से वो वोट पाने में सफल रही, कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई। तो क्या अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी या पूरी की पूरी सूरत बदलेगी? देखिए, पूरी सूरत मध्य प्रदेश में बदलेगी। नौजवान, किसान, व्यापारी
वह कर्मचारी, हर वर्ग के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जनता समझ चुकी है कि जो 14 साल से दिखा रहे थे, मनमोहन सिंह जी ने जो 10 साल पैसा दिया, जो मनमोहन सिंह जी का एक अच्छी वो रही केंद्र की नीतियां, जिसके कारण मध्य प्रदेश में जितना विकास हुआ वो मनमोहन सिंह जी की नीति को और ये झूठ बोलो जोर से बोलो की नीति से उसको अपना बताने में सफल रहे थे। आज जैसे ही केंद्र से मनमोहन सिंह जी की सरकार गई और केंद्र ने भी जब हाथ हटा लिया, तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति आम जनता समझ चुकी है। पूरी तरीके से बदलाव होगा। गुजरात में जनता ने भरपूर साथ कांग्रेस पार्टी का दिया, पर जिस तरीके से धन बल, बाहुबल और हर तरीके का एक कि मैं हर तरीके की स्थिति की एक देश का प्रधानमंत्री जाके किन परिस्थितियों करता है, किसान का जो पानी नर्मदा जी में उसे खेती के लिए मिलना था उसको पहले बहा दिया जाता है सी प्लेन उड़ाने के लिए। हर तरीके से जनता के जीवन की कीमत के ऊपर जाके इन्होंने वहाँ पे सरकार बनाई। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर इन चीज़ों का जवाब देने के लिए है तो मजबूती किन चीज़ों से आई है? पिछले 3 चुनाव जो हारे हैं उनमें से अभी क्या आप बताना चाहेंगे कि 14 साल बाद जब से सत्ता से बाहर हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अब क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं? कांग्रेस किस दम पे ये सोच रही है कि अगले मैं पहले किसानों की बात करूंगा। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, सोयाबीन जो 5,000 रुपये कुंटल बिका करता था, जब लागत 1,000 रुपये के आसपास होती थी, आज 2,200-2,300 रुपये कुंटल सोयाबीन बिक रहा है, जिसकी लागत 2,000। इन्होंने नारा दिया था कि लागत कम करेंगे और दाम बढ़ाएंगे, लागत आधी और दाम डबल। इन्होंने इसका उल्टा कर दिया, लागत तो डबल कर दी और दाम उसके आधे कर दिए। चाहे सोयाबीन की, चाहे गेहूं की, हर किसान के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार करें कि किसानों ने जब अपने अधिकार की बात करी तो गोली सीने पे मारी है। मतलब पेट पे पहले किसान के लात मारी, फिर छाती पे गोली मारी, फिर टीकमगढ़ में नंगा करके किसानों को मारा, वहां पे नरसिंहपुर में दौड़ा दौड़ा के किसानों को मारा। नौजवानों की बात करूं तो पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों के रोजगार बाहर के लोगों को बेच दिए गए। मतलब अगर एक मुख्यमंत्री किसी गांव के लड़के को रोजगार लगा देता तो मुझे दुख नहीं होता, अपनी दम पे लगा देता तो दुख नहीं होता, पर युवाओं के रोजगार को बेचने का काम इन्होंने कराया। व्यापम जैसा कांड, जिसे घोटाला नहीं, जो योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार है, ऐसे कांड इन्होंने नौजवानों के लिए किए। महिलाओं में अत्याचार पे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, कुपोषण में नंबर 1 है, हर वर्ग के ऊपर परेशानी है। कर्मचारी रोज आंदोलन पे हैं, शिक्षक सड़कों पे हैं, संविदा सड़कों पे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पे, हर वर्ग सड़कों पे है, और सरकार इनका ना तो अधिकार दे पा रही है और इनके खिलाफ सिर्फ धोखा कर रही है। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें भरोसा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। इन मुद्दों से तो चौतरफा घिरेगी भाजपा सरकार, लेकिन सोचिए कि चुनाव ठीक नज़दीक आ गया हो और कांग्रेस तमाम मुद्दों पर घेर चुकी हो भाजपा को, और फिर से वो सांप्रदायिकता का एक उन्माद फैलाकर ऐसा माहौल बनाएगी तो उसको कैसे? देखिए, आज जनता समझ चुकी है कि सांप्रदायिकता इस देश के मूल के अंदर और एक व्यक्ति के अंदर एक प्रेम का भाव होता है। ये जिस राम राज्य की बात करते हैं, जिस राम भाव की बात करते हैं, तो राम भाव कभी कट्टरता के भाव से नहीं आ सकता। और जिस राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, मुझे नहीं लगता ये राम राज्य होता होगा जिसमें किसानों की गोली मार के हत्या करी जाए, नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, सिर्फ कैसे जनता को भड़काने का काम करे। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। इस देश के मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं है, इस देश के मुद्दे कब्रिस्तान शमशान नहीं है, इस देश के मुद्दे 3 तलाक नहीं है। इस देश के मुद्दे हैं कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसानों को फसलों का दाम कैसे मिले, आम आदमी को उसके अधिकार कैसे मिले। पर ये कोशिश जरूर करेंगे, पर जनता समझ चुकी है कि इस प्रेम के भाव को कैसे खत्म कर रहे हैं। और देश को समझना होगा कि ये देश विविधताओं में एकता का दे। ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, हर वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं, और यही विविधता इस भारत की एकता का स्वरूप है, और इस विविधता की एकता को ही भारत का निर्माण कहते हैं। पर ये लोग जरूर स्पष्ट रूप से, क्योंकि कैसे मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, पर जनता मुद्दों पे आ रही है। जनता बात कर रही है कि आप 15 लाख कब दोगे, कौन से अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कब कम होगी। इन मुद्दों के ऊपर जो आपने बात करी थी उसके ऊपर जनता लाना चाह रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को एक भारी विजय मिली और देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो उनका कद हुआ, तमाम चुनावों में एक ट्रेंड देखा गया कि जहां पर राज्य स्तर पर एक बड़ा चेहरा रहा है, एक राजनेता रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हो, चाहे नीतीश कुमार रहे हो, चाहे ममता बनर्जी रही हो, जहां पर राज्य स्तर पर एक बड़ा नेता है, सामने एक बड़ा चेहरा है, वो उन्हें हरा देता है। और जहां पर
ये अनिश्चितता बनी हुई है कि सामने वाला चेहरा कौन है, विकल्प कौन है, वहाँ पर ये सवाल मंडराते रहते हैं। मध्य प्रदेश में इसका जवाब क्या लेकर आ रही है? कि मध्य प्रदेश में जो जरूरी होगा ये पार्टी तय करेगी। अगर ये जरूरी हुआ इन्हें हराने के लिए कोई चेहरा चाहिए तो चेहरा दिया जाएगा। अगर ये लगेगा कि सामूहिकता के साथ इनको हराया जा सकता है, जिस भी तरीके से इस किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार को हटाने के लिए जो महत्वपूर्ण होगा उस तरीका निर्णय पार्टी लेगी। और पार्टी उसके ऊपर बहुत तेजी से गहन कर रही है, उसके ऊपर चिंतन कर रही है, उसके ऊपर मनन कर रही है। और जो भी जरूरी होगा कि चेहरा देना है या चेहरा नहीं देना है या सामूहिकता से लड़ना है, ये निर्णय माननीय राहुल जी के नेतृत्व में केंद्रीय नेतृत्व लेगा। तो लेकिन कार्यकर्ताओं को या वहाँ के नेताओं को कैसा लगता होगा? क्या वो अपने हाईकमान से अपील करना चाहेंगे? उनको कैसे लगता होगा कि क्या पहले सीएम का उम्मीदवार होना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे या कार्यकर्ताओं के तौर पे हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग सोच होती है, पर जिस भी परिस्थितियों, मैंने क्या बोला कि कार्यकर्ता भी यही चाहता है कि जिस परिस्थितियों से आप इस भ्रष्ट सरकार को हटा सकते हो, जिस भ्रष्टाचारी सरकार को उस तरीके को अख्तियार करिए। और उस तरीके को अख्तियार करने के लिए हमारे वरिष्ठ नेतृत्व पे हमें पूर्ण भरोसा है कि जब ऊपर से वो देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और आम जनता, क्योंकि मध्य प्रदेश छोटा स्टेट नहीं है, कई छोटे छोटे स्टेटों की आप बात करते हैं, वो छोटे स्टेट नहीं है। मध्य प्रदेश एक 230 विधानसभाओं का, 1000 किलोमीटर का डायमीटर का एक बड़ा क्षेत्रफल वाला, बड़ी विधानसभाओं वाला, तो इसमें भी बहुत तरह की विविधता है, बहुत तरह की अलग अलग संस्कृतियां हैं, बहुत तरह का अलग अलग सिस्टम है। तो इन सारी चीज़ों को देख के जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसके साथ कार्यकर्ता साथ में खड़ा है। 2 अप्रैल को भारत बंद का आयोजन किया गया था, जिसका मुद्दा ये था कि SC/ST एक्ट में कोर्ट के जो नया आदेश था उसके हिसाब से डर था एक समाज को, दलित समाज को डर था कि कहीं उनका पक्ष कमज़ोर ना हो जाए, कहीं जांच प्रभावित लोग ना करें। FIR के पहले जो जांच का प्रोविज़न किया गया, इन बातों से नाराज़ होकर के वो अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। जगह जगह उनके खिलाफ हिंसा हुई, मारपीट हुई। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा खतरनाक, जब सबसे ज़्यादा भयानक तस्वीरें मध्य प्रदेश से आई, जहाँ पर न सिर्फ बंदूकें लहराई गई, कई जगह गोलीबारी भी की गई, दलितों पर जगह जगह मारपीट हुई। ग्वालियर की जो तस्वीर आई है, क्या उसमें राज्य की इन्वॉल्वमेंट रही है? कि स्पष्ट रूप से जब पहले से तय था कि उनका एक बंद है, हम लोग किसी आंदोलन की घोषणा करते हैं, हज़ारों पुलिस वाले एक एक आंदोलन के दिन सारी चीज़ें लगाई जाती है, पर जानबूझ के कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को ख़त्म करी जाए। दूसरा, एक हर वर्ग का अधिकार है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर संविधानिक उसको दर्जा है कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की बात करे, प्रदर्शन की बात करे। अगर उन लोगों ने अपने आंदोलन की बात करी तो प्रशासन को सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय कैसे लोगों को भड़काया जाए ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़े, जबकि दूसरा वर्ग भी जब अपने अधिकारों की बात करता है, चाहे करणी सेना ने अपने अधिकारों की बात करी कि उनको एक पिक्चर पसंद नहीं आई, उनने उसके लिए अधिकारों की बात करी, सब जनता ने कहा कि हर व्यक्ति को अधिकार है, आपको पसंद नहीं, आप अपने अधिकार के साथ बात, इन्होंने अपनी बात रखी, इनके साथ भी। पर कैसे लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाई जाए, कैसे लड़ाया जाए, और प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी कि कैसे वहां पे असामाजिक तत्वों को घुसा के उन असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा फैलाई जाए, ताकि आंदोलन में जो बल मिलता है कि अहिंसात्मक आंदोलन होता है, अपने अधिकारों की बात होती है, लोग निकलते हैं, उसे कैसे गलत धारा में मोड़ा जाए ताकि दूसरा वर्ग उनसे नाराज हो। और उसी का नतीजा रहा कि 10 तारीख को, क्योंकि ये सरकार तो कॉन्फ्लिक्ट फैलाना चाहती है और नहीं चाहती कि लोग अपने मूल मुद्दे, मूल बातों पे, जिन बातों पे सरकार आई उन पे कभी काम नहीं कर पाई। कि 4 साल देश में हो गए, आपने करा क्या? सिर्फ आप टॉयलेट गिनाते हो, वो भी रोज इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसके अंदर रोज गलत गलत आंकड़े, झूठे आंकड़े पे, इसके अलावा आज तक कोई एक नया काम नहीं करा इस सरकार ने, सिर्फ झूठे आंकड़े। तो कैसे इसको छुपाया जाए, इस बात के लिए करते हैं तो पूरी मशीनरी। और इसमें आपकी रिपोर्ट भी देखेंगे तो एक अधिकारी कहते हैं कि ये पूर्व नियोजित था। तो नियोजित किसने करा? अगर सरकार इतनी फेलियर है कि पूर्व नियोजित तरीके से, तो आपकी इंटेलिजेंस कहाँ गई कि पूर्व नियोजित तरीके को आप पहचान नहीं पाए? आपकी सरकार का प्रशासन कहाँ गया, पुलिस प्रशासन कहाँ गया जो उस दिन हिंसा को रोक नहीं पाए? सिर्फ कैसे लोगों में वैमनस्यता फैलाई जाए और लोगों के मूल भाव, मूल मुद्दों से हर वर्ग का अधिकार है कि अपने अधिकारों की बात करने के लिए आंदोलन करे, पर सरकार उसको कैसे खराब करने में लगे, यह पूरी तरीके से षड्यंत्र। और इसमें बाद में भी लोग निकले, एक वहां का जाटव निकला
जो नगर वो उसका अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष का पति जो बीजेपी का है वो निकला। पहले उसका वीडियो शिवराज सिंह के साथ भी वायरल हुआ, उसको गिरफ्तार भी किया है भोपाल से। स्पष्ट रूप से पूरी बीजेपी इस पर पीछे से इन्वॉल्व थी और इन लोगों ने उस आंदोलन को कैसे खत्म करा जाए, कैसे उसके मूल भाव को भटकाया जाए, ये काम कर। इधर से आरोप लग रहे हैं कि भाजपा सरकार की इन्वॉल्वमेंट रही है हिंसा को बढ़ावा देने में और दलितों के दमन में, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के गृह मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा फैलाने के पीछे कांग्रेस थी। तो गृह मंत्री को क्या जवाब होगा कांग्रेस? गृह मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। गृह मंत्री अगर इतनी शर्म नहीं आ रही कि इनके मंत्री काल के अंदर पहले किसानों पे गोली चलती है, हत्या होती है, और गृह मंत्री का बयान आता है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई और कहते हैं कि असामाजिक तत्व है। फिर दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं गोली पुलिस से चली, गलती से, फिर कहते हैं कि असामाजिक तत्व है, और वही एक तरफ तो कहते हैं असामाजिक तत्व है। तो मेरा सवाल जब भी था कि अगर ये असामाजिक तत्व थे तो इन्हें 1 करोड़ का मुआवजा क्यों दिया, और अगर किसान थे तो इन्हें गोली क्यों मारी? और 6 मौतों के बाद एक भी 302 का आरोपी नहीं बनता उस केस के अंदर। आप समझिए कि गृह मंत्री की स्थिति क्या है। वहीं टीकमगढ़ में पुलिस कैसा काम करती है बीजेपी के रूप में कि किसानों को नंगा करके मारती है। वहीं पे नरसिंहपुर में जिस आंदोलन में हम लोगों ने भी अपने उनके साथ खड़े हुए, बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये बीजेपी के नेता, ये लोग भी उन किसानों में शरीक होना है, उनको भी वहां पे फर्जी घोषित करने। और यहाँ पे भी जो घटना होती है, अगर सारी घटनाएं कांग्रेस करवा रही है, सारे के पीछे कांग्रेस है, तो गृह मंत्री अपनी कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? स्पष्ट रूप से जो व्यक्ति उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, अगर सर इनको मालूम है तो उनको कार्रवाई क्यों नहीं करते? बीजेपी के नेता इन्वॉल्व है, बीजेपी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और गृह मंत्री प्रशासन को इन्वॉल्व करके भाजपा की नीयत पर सवाल उठाया गया कि वो दलित विरोधी। ये कहा गया कि गृह मंत्री ने अपना काम नहीं किया, वो अपने ढंग से काम नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि जब भाजपा की नीयत सही नहीं है, जब भाजपा दलितों पर अत्याचार कर रही है, और जगह जगह से ये रिपोर्ट आई है कि पूरे मध्य प्रदेश में दलितों को ज़बरदस्ती जेल में डाला गया है, झूठे झूठे केसेस में फंसाया गया है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसके लिए सड़कों पर उतर के एक एक दलित को एक एक जगह थाने जेल से क्यों बाहर नहीं निकलवा रही? हम लगातार लड़ रहे हैं उस मुद्दे के ऊपर। हमने कल बड़ा समरसता सम्मेलन ग्वालियर में रखा, प्रशासन ने हमारे उस सम्मेलन की परमिशन को कैंसिल करने का काम कर दिया, और कलेक्टर लगातार, क्योंकि हम फिर जाके अगर करते हैं 144 धारा में, तो कलेक्टर फिर कहेंगे और उपद्रवी भेज के फिर करेंगे कुछ ना कुछ और कहेंगे कांग्रेस उपद्रव फैला। हम चाहते हैं शांति, अमन, चैन, और सब लोग कैसे एक साथ रहें। हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भोपाल में भी हमने इसके ऊपर प्रदर्शन करे, हमने इस बात को लेकर करा कि भैया मुख्य रूप से जो लोग आरोपी है वो आना चाहिए। आप लोगों को भय का वातावरण बना रहे हैं, आप लोगों के घरों में घुस के जबरदस्ती उनके ऊपर आरोपी बना रहे हैं, और हर व्यक्ति को जेल में ठूसने की आप, ताकि डर की बीजेपी एक भय की राजनीति करती है और भय की राजनीति करना चाहती है। अगर 2 अप्रैल के बंद के जवाब में 10 अप्रैल को कुछ लोगों ने किया कि आरक्षण के विरोध में भारत बंद, हालांकि उसे ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, लेकिन अगर ऐसी क्लियर लाइन कभी बन जाती है, आर पार खड़े हो जाते हैं कि एक कहते हैं आरक्षण के विरोध में एक मूवमेंट चल रहा है, एक आरक्षण के पक्ष में, कांग्रेस का क्लियर स्टैंड क्या होगा? कांग्रेस का क्लियर स्टैंड ये होगा कि कैसे लोग साथ में रहें और संविधान को कैसे मानें। हर व्यक्ति का अधिकार है, जिसको जो अधिकार लेना है, जिसको जो बात करना, जनता और जनतंत्र है, लोकतंत्र अपने अधिकार की बात रख सकती है। पर जो लड़ाइयाँ बीजेपी करवा रही है, ये लड़ाई कभी नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने अधिकारों की बात करें, अपनी बात को रखने की क्षमता रखें, पर इस देश को, संविधान को मानते हुए, इस देश का जो संविधान है उसके साथ कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से खड़ी है। तो इन तमाम घटनाओं पे, मंदसौर की घटना हो या अभी 2 अप्रैल की घटना हो, इन सब चीज़ों पे राज्य से तो उम्मीदें आपको नहीं है, तो क्या राज्य स्तर के नेता केंद्रीय नेतृत्व से ये अपील नहीं करते कि एक SIT की बिठाई जाए? हम लगातार कर रहे हैं, पर मैं आपको एक 4 लाइनों में कहूँगा कि इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहें। हम इन अंधेरों के अंधे तमाशबीन नहीं, लगातार अत्याचार, शोषण, दमन, इस तरह की नीति बीजेपी लगा रही है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हो। किसानों को गोली मारते हो, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, नौजवानों के रोजगार बेचे जा रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, कुपोषण में नंबर 1 हो रहा है, कर्जा नंबर 1 पे हो रहा है। और जिस घटनाएं, ये राष्ट्रपति शासन प्रदेश में जरूरत है कि आज राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और शिवराज जी को, क्योंकि कभी इनके एक मंत्री को जो 302 के आरोपी है उनको सरकार बचाती है, जो खुद लाल सिंह आर्य 302 के आरोपी है कोर्ट ने कहा, उनको बचाने का काम करती है। इनके दूसरे मंत्री जो आरोपी हैं उनके साथ खड़े होने का काम करती है। बीजेपी चोरी और सीना जोरी करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ लड़ती है, पर उसके बावजूद भी सीना जोरी की जो स्थितियां वो चलती है। रोजगार के मामले में भाजपा से नाराजगी है युवाओं की, वो जगह जगह सड़कों पर है।
लेकिन क्या उन्हें कांग्रेस वो उम्मीद देगी कि भाजपा से नाराज होकर वो कांग्रेस के साथ स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी का सिर्फ यही रोड मैप है कि कैसे नौजवानों को रोजगार दिया है, एक रूरल सेक्टर को कैसे ग्रो करा जाए, एक प्रॉपर्टी सेक्टर को कैसे ग्रो करा जाए, एक सॉफ्टवेयर के सेक्टर को कैसे ग्रो करा जाए, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे जाकर, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है रूरल इकोनॉमी पे बेस। और जब तक किसानों के पास पैसा नहीं आएगा, हिंदुस्तान की कोई भी रोजगार उत्पन्न नहीं हो, तो किसानों के साथ में लेके एक बड़े प्लेटफॉर्म को तैयार करते हुए मध्य प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करे जाएंगे और नए लोगों को अपने रोजगार उनकी उसके हिसाब से, पकोड़े बेचने का नहीं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको सॉफ्टवेयर का जॉब मिलेगा, जो सिविल इंजीनियर उसको सिविल का जॉब मिलेगा, जो MBA है उसको उस हिसाब से जॉब मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था करके लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जैसी शिक्षा वैसा रोजगार दिया जाएगा। इस तरह की जो सलाह हमारे देश के प्रधानमंत्री देते हैं, उन्हें माफी मांगना चाहिए नौजवानों से कि क्या पढ़ाते इसलिए हमारे घर वाले कि हम पकोड़े बेचने का काम करें, हम शिक्षित होकर हम रोजगार चाहते हैं जो सरकार को उत्पन्न करना चाहिए। आखिरी सवाल ये होगा कि अभी होने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में और लोकसभा का चुनाव जो 2019 का होगा, क्या सूरत बदलने वाली है? कांग्रेस ऐसा मतलब क्या वादा कर रही है? देख लिया, कांग्रेस पार्टी इस देश में सरकार में आई थी, जो 500 रुपये कुंटल गेहूं था उसे 1500 बिकवाया, जो सोयाबीन 800 रुपये कुंटल था उसे 5000 बिकवाया, दलहन की कीमत है हर वर्ग को, किसानों को रोजगार में वो स्थितियां उत्पन्न करी कि सबसे ज़्यादा अगर रोजगार लगे तो पिछले 10 साल के अंदर जो मनमोहन सिंह जी का सरकार थी, 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, जो मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना, गाँव के लोगों को कैसे रोजगार मिले, हर वर्ग को अधिकार कैसे मिले, चाहे राइट टू फूड की बात हो, मतलब सिर्फ दृढ़ता के साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी जो देश के बेसिक मुद्दों पे, हम कहते हैं हम जिस बात को कहें अगर नहीं करें तो जनता को क्रिटिसाइज हमें करना चाहिए, पर बीजेपी ने जो मुद्दे रखे उन मुद्दों को ध्यान भटकाने, इन्होंने कहा था 15 लाख, इन्होंने अच्छे दिन, इन्होंने काला धन, हर वो आज एक भी मुद्दे पे क्यों बात नहीं करते हैं? जनता के सामने आए और बताए कि कितने अच्छे दिन आ गए, कितनी महंगाई कम हो गई, कितने फसलों के दाम लोगों को मिले, कितनी लागत कम हो गई और कैसे इन्होंने करा। एक बात बताएं, 4 साल में इन्होंने करा क्या, कौन सी नई नीति योजना लाए, कितने रोजगार इन्होंने बढ़ाने का काम किया कि कितने घटाने का काम किया। मुद्दों पे राजनीति कांग्रेस चाहती है कि मुद्दों पे राजनीति हो, देश की राजनीति को कैसे मुद्दे पे लाए, इस बात को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विपक्ष का काम न सिर्फ गलतियां बताना होता है, जो कमियां हैं न सिर्फ उन्हें पॉइंट आउट करना होता है, बल्कि उनका सही रोड मैप क्या है उसको अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता तक पहुंचाना होता है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस वहां पर तमाम सरकार की गलतियों को अच्छे मैनिफेस्टो में ढाल कर लोगों को समझाने में सफल होगी। इसी के साथ हम आप बातचीत समाप्त करते हैं। धन्यवाद।